नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके का पार्ट 8वां देखने वाले हैं, जो आपके एमपी हाई कोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम कम क्वेश्चनों में जो है वो ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो है वो बात की जाए तो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से मैं सारी डिटेल में जो है आपको यहाँ से बताता चलूँगा हर एक प्रश्न में। और इन्हीं क्वेश्चनों को जो है आपको रिवाइज करना है, जो आपने एमपी जीके पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कीजिए। ज़ाहिर सी बात है, आपको जो है वहाँ पर एमपी जीके का वेटेज जो है वो ज़्यादा देखने को मिल सकेगा। ठीक है, एमपी हाई कोर्ट का है तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है इस वीडियो की, हर वीडियो की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्था जो है ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर, बांधवगढ़, भोपाल या बुरहानपुर? इसका आंसर हो जाएगा दरअसल भोपाल। भोपाल में जो है वो भारतीय वन प्रबंधन संस्था है, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये भोपाल में देखने को मिलता है। भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। भोपाल में आपको वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, वहीं बात की जाए तो राजा भोज की नगरी के नाम से जानते हैं इसको। राजा भोज की नगरी हो गया, झीलों की नगरी हो गया, झीलों की नगरी। ठीक है, इसे जानते हैं। यहाँ पर आपको भारत भवन, भारत भवन हो गया, रविंद्र भवन हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। सीएम हाउस हो गया, तो ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, और बात की जाए तो भोपाल, भोपाल में और आपको भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। यानी भोपाल से पहले एमपी की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर, जो कि अब कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ओके, भोपाल जो है पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था, फिर उसके बाद भोपाल को अलग बनाया गया। तो भोपाल शुगर मिल आपसे पूछे जाए तो याद रखना है भोपाल में नहीं है। भोपाल शुगर मिल आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? सीहोर में देखने को मिलेगी। तो भोपाल से कंफ्यूजन मत होना कि भोपाल शुगर मिल है तो भोपाल में, तो भोपाल में नहीं है, वो सीहोर में है। ये भोपाल बनने से पहले जो है वो बात की जाए तो ये सीहोर की तहसील हुआ करता था भोपाल, उस समय जो है ये देखने को मिली थी। तो याद रखना है भोपाल में नहीं है, ये सीहोर में है। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। आईयूसी सर्टिफिकेट वाला पहला जो है वो ये है। बात की जाए तो वन विहार नेशनल पार्क है, रेप्टाइल हो गया, यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन नदियों में से कौन सी तिब्बत की ओर जाती है, तांगसो के रूप में जानी जाती है और दिहांग के नाम पर भारत को पार कर जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह बात की जाए तो आपको तांगसो के नाम से जानती है। भारत में जब प्रवेश कर दिया है तो यह ब्रह्मपुत्र नाम जो है इसका पड़ जाता है। ये आपको आसाम में देखने को मिलती है, आसाम से होकर जो है वो गुजरती है। और आसाम में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप का निर्माण होता है। माजुली द्वीप का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि आसाम में है, याद रखना है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है वो निर्माण होता है। आसाम में बात की जाए तो आपको आसाम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग गैंडा हाथी के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है आसाम में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत के संविधान को अनुच्छेद राज्यपाल कार्यकाल से संबंधित है। यहाँ पर आपको राज्यपाल यानी गवर्नर से जो है वो आर्टिकल पूछा गया है, ये कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर 153 से लेके नहीं 162 तक, 168 से 177 तक, 188 से 191 तक और 196 से 201 तक। मैंने कई बार आपको बताया है, जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसका आपको जो आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलता है
153 से लेकर नहीं 162 तक। 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कभी भी राज्यपाल जो होगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा, दूसरे राज्य का जो है वो निवासी होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो पहली महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो ये आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू बात की जाए तो इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया था, कानपुर वाले में। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। ओके, आपको एमपी के राज्यपाल पूछे जाएं तो एमपी के राज्यपाल अभी कौन है? मगन छगन भाई पटेल करके जो है वो, तो मगन छगन भाई पटेल, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है करंट की दृष्टि से। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। वही हम बात करें प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? 52 से लेकर नहीं 62 तक आर्टिकल होता है। ठीक है, याद रखना है। अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत जो है जारी करता है अध्यादेश। ओके, और राज्यपाल आपसे पूछ लिया तो 2, 1, 3 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है। तो ये आप याद रखना है, अध्यादेश। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 कर देना और 2, 1, 3 कर देना, तो आपको राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का जो है वो रहता है, जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा अभ्यारण्य उमरिया में स्थित है? अब अभ्यारण्य नहीं है, मतलब आप यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क कर लो। ओके, राष्ट्रीय पार्क ये उमरिया में है। घाटी गांव, सोन, बांधवगढ़ या कान्हा? तो उमरिया में आपको देखने को मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि शेर के लिए काफी जाना जाता है। यहाँ का जो घनत्व है, मध्य प्रदेश में आपको पता है टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, और टाइगर जो है सबसे ज्यादा आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको उमरिया में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घाटी गांव आपसे पूछ ली जाए कि घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपको होशंगाबाद में देखने को मिलता है। होशंगाबाद में। ओके, होशंगाबाद में। और कान्हा खिचड़ी जो नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मंडला बालाघाट में। ठीक है, मंडला बालाघाट में कान्हा खिचड़ी नेशनल पार्क मिलेगा, जो कि 1955 में स्टेब्लिश हुआ था। 1974 में जो है इसको टाइगर में शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में बात की जाए और भी, जैसे कि अभ्यारण्य हो गया, आपको पता हो तो पन्ना हो गया। ठीक है, पन्ना हो गया, पन्ना याद रखना है। और बांधवगढ़ बता ही चुका है। यहाँ पर माधव हो गया, तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा, शिवपुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, और बात की जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। पेंच ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये सिवनी में देखने को मिलता है, सिवनी छिंदवाड़ा हो गया। ठीक है, पेंच। नेक्स्ट जो है वो संजय हो गया। पेंच को मृगनयनी, इंदिरा गांधी मृगनयनी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखना है। संजय हो गया, तो संजय आपको जो है ये कहाँ पर? शीरी में देखने को मिलता है। और सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा आपको जो है ये कहाँ पर? होशंगाबाद में देखने को मिलता है, होशंगाबाद। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य, अच्छा ये घाटी गांव अभ्यारण्य होशंगाबाद, देखिए घाटी गांव अभ्यारण्य जो दरअसल होशंगाबाद में नहीं है, ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, ग्वालियर में है घाटी गांव अभ्यारण्य। घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये आपको बात की जाए तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात की जाए तो बोरी जो अभ्यारण्य है दर्शक, बोरी वाला, ये आपको होशंगाबाद में। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद में, घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये ग्वालियर में। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नदियां जो नर्मदा नदी तंत्र में प्रचुर मात्रा में जल लाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर केन और सोन, कान्हा और बेनगंगा, बरदा, पेनगंगा, ताप्ती, चंबल, बेतवा। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी नदी की बात की गई तो बेनगंगा हो गया, बरदा हो गया, पेनगंगा। ये बात की जाए तो ये नदियां जो है वो आपको गोदावरी नदी के तंत्र में जो है जाके मिल जाती हैं, गोदावरी में। ठीक है, बाकी ये जो है नदियां आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा गया क्वेश्चन। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, पंडित रविशंकर शुक्ल, एस एन राजतरंगण,
या राव उमानाथ बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो थे उन्होंने ग्वालियर में माधव संगीत विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की। ठीक है, याद रखना है ग्वालियर में है। ग्वालियर में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बारे में, यहाँ पर जो है वो तानसेन का समारोह जो है वो आयोजित होता है, समारोह। ठीक है, तानसेन की नगरी के नाम से जानते हैं ग्वालियर को। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और जो रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट है ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। घाटी गांव अभ्यारण्य मैं बता चुका हूँ ग्वालियर में है। ओके, और ग्वालियर में जो है दूसरा व्यापारिक मेला, अगर मेला देखा जाए व्यापारिक मेला सबसे बड़ा जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो आपको जो है वो उज्जैन का जो कुंभ का मेला लगता है वो सबसे बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, हीरा भूमिया हो गया, हीरा भूमिया का मेला आपको जो है वो ग्वालियर में देखने को मिलता है। ग्वालियर या फिर आसपास के जो गुना दतिया हो गए तो वो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, तो याद रखना है गुना मिल सकता है या आपको दतिया भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको हीरा भूमिया का मेला जो है बेसिकली देखा जाए तो ग्वालियर में ही जो है वो आयोजित किया जाता है। अभी ड्रोन मेला जो लगा था वो आपको ग्वालियर में लगा था, और इसका जो उद्घाटन किया गया था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बात की जाए तो उड्डयन मंत्री हैं, तो ये उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी है, माधव इंस्टीट्यूट MITS कॉलेज जो है वो वहाँ पर जो है इसका आयोजित किया गया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ये आपको MP के फर्स्ट CM है। ठीक है, फर्स्ट CM है। ये क्वेश्चन अभी देखा गया, अभी जो है वो जो बात की जाए तो जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है पंडित रवि से। तो जितने भी प्रथम व्यक्ति हो गए, जैसे कि आपको पहली महिला जो मुख्यमंत्री रही थी वो उमा भारती थी। ओके, तो पहले जितने भी हैं तो वो आपको याद रखना है। पट्टवा सीतारमैया जो हो गए ये गवर्नर थे पहले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चंदेल शासकों की राजधानी जो है इनमें से कौन सी थी? अवंतिका, ओरछा, खजुराहो और नरसिंहपुर। तो चंदेल में आपको याद हो तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे, और उन्होंने जो है वो खजुराहो को ही जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे, और इसको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। याद रखना है यूनेस्को की विश्व धरोहर में यहाँ पर कनरिया महादेव का मंदिर जो कि सबसे बड़ा मंदिर है, दूल्हा देव का मंदिर है, ये सब चीजें आपसे खजुराहो के मंदिरों से जो है वो पूछी जाती है। ये कहाँ पर है? छतरपुर में। छतरपुर में जो है ये जिले में पड़ता है खजुराहो। चंदेल शासकों की यह राजधानी हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। 4 बार, 2 बार, 5 बार, या बात की जाए 3 बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 बार। 3 बार जो है लगा है। पहली बार जो लगा था बात की जाए तो ये आपको देखने को मिला था 1977 में। ठीक है, दूसरी बार जो देखने को मिला था 1980 के करीबन देखने को मिला था, और चौथी बार जो देखने को मिला था 90 से लेकर 1992 तक जो है देखने को मिला था। सबसे अधिक समय तक जो है वो तीसरी बार लगा था, ये वाला सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक। ठीक है, इस समय जो इसके मुख्यमंत्री थे वो सुंदर लाल पटवा थे, सुंदर लाल पटवा थे। ठीक है, CM मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बाकी बात की जाए जो पहली बार लगा था तो यहाँ पर श्याम चरण शुक्ल थे, श्याम चरण शुक्ल थे। दूसरी बार जो लगा था यहाँ पर भी आपको सुंदर लाल पटवा देखने को मिलेगी, सुंदर लाल पटवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? CM जो रहता है वो 164 आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलता है। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो आपको 352, 356 और 360, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको अंदरूनी यानी इंटरनल कोई डिफरेंस है, जैसे राज्य में लगाना है तो ये आपको 356 और 356 के तहत लगेगा, और जो वित्तीय रहता है, वित्तीय आपातकाल आपको देखने को मिलता है, यह 360 में देखने को मिलता है। ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, बाकी सब जो है लग चुके हैं।
ओके, तो याद रखना है ये आर्टिकल है, आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज डैश में की गई थी। खोज कब की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर 1957, 1943, 1951, 1949। तो इसके आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना नहीं, सॉरी, खोज हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? श्री विष्णु विष्णु श्रीधर पाकड़ कर के द्वारा जो है की गई थी 1957 से 58 के बीच में। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं ये रायसेन जिले में आपको देखने को मिलती है, रायसेन जिले में आपको देखने को मिलती है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 में। यूनेस्को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया है तो फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का विश्व धरोहर। अभी जो बात की जाए तो आपको धोलावीरा हुई थी, धोलावीरा, ये कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात में यूनेस्को की विश्व धरोहर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, पॉइंट आपको याद रखना। रायसेन में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, सांची, सांची के स्तूप, सांची के स्तूप जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे और इसे 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सांची के स्तूप विदिशा में है, विदिशा में नहीं है। सांची के स्तूप जो है वो रायसेन जिले में पड़ते हैं, याद रखना है आपको। भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन जिले में पड़ती हैं। भीमबेटका में आपको डिकिंसोनिया नाम का जीवाश्म भी देखे गए थे, तो ये आपको भीमबेटका से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर ये सभी याद रखना है। ये किस लिए जानी जाती है भीमबेटका? दरअसल जो है वो शैल चित्र के लिए, शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो दीवार है, पत्थर है, वहां पर जो है वो चित्र बने हुए हैं रंग बिरंगे, जो कि आदमियों द्वारा बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सीतामढ़ी मंदिर का समूह स्थित है। सीतामढ़ी, ऑप्शन है यहाँ पर भोजपुर, चंदेरी, करणपुर या मंडला। तो सीतामढ़ी आपको याद रखना है चंदेरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, चंदेरी। ठीक है, तो बात की जाए तो जो सीता की मणि है वो चांद जैसी है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो क्यों? ठीक है, सीतामढ़ी जो है वो कैसी है? चांद जैसी है, तो ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा आपको आसानी हो गई। सीतामढ़ी जो मंदिर है ये आपको चंदेरी में देखने को मिलता है। चंदेरी में आपको जो है वो बाबर द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, जो रानी पद्मावती थी वहां पर, और उन्होंने जो है वो अपने आप को देशनकार किया था। तो चंदेरी जो है ये आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगा, अशोकनगर में। ओके, अशोकनगर में को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। चंदेरी की साड़ियाँ काफी फेमस हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल ये पंडित रविशंकर यह किस वाद्य यंत्र से बजाते थे? ठीक है, सरोद, सितार, संतूर या बात की जाए सारंगी। तो पंडित हैं ये, पंडित क्या करते हैं? सीताराम करते हैं, सीताराम। तो सीताराम से सितार याद रखना, सितार। ठीक है, सितार याद रखना। पंडित जी हैं तो सीताराम, जो पंडित जी रहते हैं वो बहुत सीताराम सीताराम करते हैं। ठीक है, तो सितार याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि पैराडाइज फ्लाइंग फ्लेचर, जिसे हम शाह बुलबुल बोलते हैं, वह कहाँ पर पाए जाते हैं? पन्ना रिजर्व वन, संजय रिजर्व वन, शिवपुरी अभयारण्य या बात की जाए आपको कान्हा, कान्हा रिजर्व वन में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी में देखने को मिलता है। शिवपुरी में आपको करेरा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो देखने को मिलता है। ठीक है, करेरा। ओके, करेरा वन्य जीव अभयारण्य ये आपको वहीं पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है ये वहां पर आपको ये जो शाह बुलबुल, जिसे हम पैराडाइज फ्लाइंग बोलते हैं, तो ये आपको वहीं पर देखने को मिलती है। तो याद रखना है। शिवपुरी में बात की जाए तो माधवराव की समाधि है। शिवपुरी में माधव विलास पैलेस है। लोगों को कंफ्यूजन होती है, मैंने पोस्ट भी किया था तो बहुत से लोग चार बन रहे थे, तो कमेंट भी कर रहे थे कुछ लोग कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और माधव विलास पैलेस हो गया और जय विलास पैलेस हो गया, ये जो है वो ग्वालियर में है। तो ग्वालियर में नहीं है, ये शिवपुरी में है, याद रखना है। आप बिल्कुल गलती मत कर देना। ठीक है, तो ये आपको शिवपुरी में देखने को मिलता है। शिवपुरी में आपको माधव देखिए, माधव विलास पैलेस और माधव राष्ट्रीय उद्यान
ये दोनों जो है वो आपको शिवपुरी में ही देखने को मिलती हैं। तो आप ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। माधव विलास पैलेस हो गया और माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जॉर्ज कैसल देखने को मिलता है, जॉर्ज कैसल, ठीक है, जॉर्ज कैसल देखने को मिलता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, ये जो है वो नेशनल पार्क है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन सबसे विस्तृत है, यानी लेंथीएस्ट है, 24वां, 30वां, 42वां या बात की जाए 44वां? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 1976 में जो है ये संशोधन किया गया था, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो है वो जोड़ी गई थी। तो याद रखना है, इसकी डेट याद रखना है, 1976 में लघु संविधान कहते हैं इसे। 42वां संविधान संशोधन 44वां हुआ था 1978 में। तो ये भी डेट पूछ ली जाती है। तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह देखने को मिली है, और ये आपको जो है वो 42वां संविधान देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा भोपाल संभाग के अंतर्गत देखने को नहीं है, भोपाल संभाग, ठीक है। देवास, राजगढ़, विदिशा या बात की जाए सीहोर? तो भोपाल आपको जो है बीच में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलता है सीहोर, ठीक है, सीहोर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर तो इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो शाहजहाँपुर तो यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजगढ़, ठीक है, राजगढ़ देखने को मिलता है। इधर जो है आपको विदिशा देखने को मिलता है, ओके, विदिशा देखने को मिलता है। और ये इस साइड आपको रायसेन देखने को मिलता है। तो ये जो है वो जिले हैं जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देवास आप देख रहे हो, देवास जो है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो किसमें, इंदौर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंदौर और जबलपुर संभाग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देवास जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है, उज्जैन। चंबल संभाग में आपको जो नॉर्थ वाले जिले हो गए, यहाँ पर शिवपुरी, अगर हम एमपी की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर वाला, तो यहाँ पर शिवपुरी होता है, यहाँ पर बात की जाए तो मुरैना, और यहाँ पर भिंड। तो ये जो है वो शिवपुरी नहीं, शिवपुरी तो आपको जो है ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो शिवपुर जो है, शिवपुर, मुरैना और भिंड। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांडव की गुफाएं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, मुरैना, उमरिया, बाग या पचमढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी में जो है पाई जाती है। पचमढ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो 1350 मीटर की है, ठीक है। सबसे ऊंची जिसे हम क्या बोलते हैं, धूपगढ़। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है पचमढ़ी। पचमढ़ी में आपको जो है वो जमुना फॉल या जलप्रपात देखने को मिलता है, जिसे हम बी फॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है, बी फॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है पचमढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य पुनर्गठन को प्रभाव में आया था, ये कब आया था, 2 अक्टूबर 1955 में, 1 नवंबर 1956 में, 15 अगस्त 1959 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता हो तो, अगर आपने थोड़ा जीके पढ़ा हुआ है तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो है वो गठन हुआ था, और यह है राज्य पुनर्गठन जो है वो फजल अली के अध्यक्षता में जो है ये लाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 नवंबर 1956 को। देखिए बना, ये प्रभाव में आया था, बन तो गया था 1953 में ही, 1953 में ये बन गया था, लेकिन प्रभाव में देखने को मिला था ये आपको 1 नवंबर 1956 को। तो बन गया था, और 1953 को बन गया था, वो 1 नवंबर 1956 को जो है वो ये प्रभाव में देखने को मिला था। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पूछे गए हैं कौन से, पंडित रविशंकर शुक्ल, बात की जाए SN सिन्हा, पटवा सीतारमैया, और बात की जाए, तो ये तो आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ये सीएम थे पहले मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार डैश मध्य प्रदेश की सबसे घनी आबादी वाला वर्ग कौन सा है, गौड़, भील, कोरकू या बैगा? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको
जो देखने को मिलेगी वो भील जनजाति की देखने को मिलती है, भील जनजाति। ठीक है, ये आपको झाबुआ वगैरह साइड, जो झाबुआ है उस साइड देखने को मिलती है। ठीक है, भील जनजाति। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो बात की जाए तो गौंड है। ठीक है, मध्य प्रदेश की तो ये है, एमपी की और इंडिया की आपको गौंड देखने को मिलती है सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, तो ये जो है वो आपको देखने को मिलती है 2011 के अनुसार। 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना जो थी वो 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। ठीक है, याद रखना है। अगर स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना जनगणना थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 15वीं जो जनगणना थी बात की जाए तो वैसे 2011 की जनगणना। पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में देखने को मिली थी लॉर्ड मियो के टाइम पे। फिर जो है वो 1881 में रिपन के टाइम पे जो है वो नियमित रूप से जो है वो यह जनगणना देखने को मिली थी। तो ये पॉइंट है, याद रखना है। घनत्व तो आपसे पूछ लिया जाए तो 280, बात की जाए तो आपको देखिए घनत्व सबसे ज्यादा जो है वो भोपाल का है, भोपाल, भोपाल। ओके, यहाँ पर आपको घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपसे पूछ लिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ पर, इंदौर में देखने को मिलेगी। और आपको लिंगानुपात बालाघाट में देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा बालाघाट में देखने को मिलेगा। ठीक है, साक्षरता साक्षरता आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, जबलपुर में कितनी है, 81.1% है। ठीक है, बालाघाट में बात की जाए तो 1000 पुरुष पर 1021 करीबन जो है वो महिला है। तो ये बात की जाए तो लिंग अनुपात है बालाघाट का, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। सबसे कम लिंग अनुपात आपको देखने को भिंड जिले में देखने को मिलता है। घनत्व मैंने आपको बता दिया कि आपको जबलपुर भोपाल में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी बात की जाए तो इंदौर में। और जो वृद्धि दर देखने को मिली थी, मतलब आप देखोगे वृद्धि दर अगर हम देखें तो 10 वर्ष पश्चात होती है, 10 वर्ष पश्चात ये जनसंख्या देखने को मिलती है। जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष पश्चात होती है, जैसे कि 2021 में हुई, 2011 में हुई, अब जो है वो 2021 में देखने को मिलेगी 10 वर्ष पश्चात। तो वृद्धि दर देखने को मिली थी 20.35% वृद्धि दर देखने को मिली थी। और 1991 में जो है वो जनसंख्या घटी थी एमपी में, जो 1991 में 1991 में जनसंख्या घटी देखने को मिली थी। तो ये आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी आप और बुक से पढ़ लेना, जनसंख्या से क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके स्थान पर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी या लॉर्ड माउंटबेटन? देखिए 1924 में नहीं, बात की जाए तो आपको जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1924 में और 1925 में। कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव, सॉरी कानपुर का नहीं, कर्नाटक का। कानपुर का जो है वो, ये बात की जाए तो आपको 1925 में हुआ था। तो बेलगांव का जो अधिवेशन, जो बेलगांव है ये कर्नाटक में पड़ता है, तो इसमें महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। तो ये पहली बार बने थे और इसके बाद इन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो सरोजिनी नायडू बनी थी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, कान सर कान याद रख दो, सर कान। ठीक है, सर कान याद रख दो। सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ था, 1925 में हुआ था। इससे पहले बेलगांव में हुआ था। ठीक है, पहला जो हुआ था 1885 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, मुंबई में। तो कैसे याद रख सकते हो, बक मई बक, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये मुंबई में हुआ था, पहले मुंबई बोलते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कलकत्ता में देखने को मिला, कोलकाता। ठीक है, तो बकमई भाई ऐसे करके बॉम्बे में देखने को मिला। तो ये सब चीजें आप याद रख सकते हो। 1985 में जो है ये पहली बार हुआ था। इसमें बिमलेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बदरुद्दीन तैयब जो आपसे पूछ लिया है
तो ये आपको पहले मुस्लिम जो अध्यक्ष थे, ठीक है, जॉर्ज यूल हो गया, तो पहले अंग्रेज मुस्लिम मुस्लिम नहीं, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो अध्यक्ष बने थे। तो ये सब चीजें हैं आपको याद रखना है। तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले मंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, ठीक है, सोन को स्वर्ण कहते हैं। बात की जाए तो ये सोन नदी आप कहाँ से, अमरकंटक से, अमरकंटक से आपको 3 नदियां देखने को मिलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला, ये 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो ये तो आपको बात की जाए तो ये पूर्व की तरफ बहती है, बाकी नर्मदा आपको जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती जाती है। तो सोन नदी जो है वो ये आपको स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी पर एक बहुत ही अच्छा बांध है, जिसका बात की जाए तो एमपी, यूपी और बिहार इस 2:1:1 में विभाजित है। तो ये बांध का नाम बताइए कि सोन नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ठीक है। ताप्ती नदी जो है वे आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी जो है बैतूल की मुत्ताई से देखने को मिलती है। चंबल नदी आपको इंदौर की जानावा पहाड़ी से देखने को मिलती है, अमरकंटक में बता चुका हूँ। चंबल नदी जो है ये जमुना नदी की सहायक नदी है एक तरीके से देखा जाए। और ताप्ती नदी और जो नर्मदा नदी है ये बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत की 5वें नंबर की जो बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी, और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ताप्ती और जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोन। वो कम क्वेश्चनों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कलेक्ट करें, क्योंकि टाइम नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज होंगी, वही हमारे लिए बेनिफिट होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।